अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द इन्फो वर्ल्ड गैलेक्सी। आज हम फिज़िक्स के पहले चैप्टर यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्रीफिक्सेस क्या होती हैं। तो प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन है द वर्ड और लेटर एडेड बिफोर आ यूनिट एंड स्टैंड फॉर द मल्टीपल्स ऑफ सब मल्टीपल्स ऑफ द यूनिट आर नाउन एज प्रीफिक्सेस। फॉर एग्जांपल किलो, मेगा, मिली, माइक्रो, etc। यानी हमारे पास जो भी वैल्यूज़ हों हमने उसे बेस और किलो और मेगा के पावर्स के हिसाब से ऐड करना है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 5000 ग्राम्स। 5000 ग्राम्स है, इसको हमने चेंज करना है प्रीफिक्सेस में। तो 5000 ग्राम्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे थाउजेंड्स के साथ। तो हमारे पास जैसे इसके पास हैं 30, तो हम 10 की पावर लिख सकते हैं 3। और अगर हम प्रीफिक्सेस के यूनिट में देखें, टेबल में देखें, तो 3 हम डिनोट कर रहा है किसको, किलो को। 10 की पावर 3 जिसको डिनोट कर रहा है किलो को। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 5 kg। तो ये आंसर आ गया किस में, प्रीफिक्सेस में, यानी उसे ग्राम में था और उसे हमने कन्वर्ट करना था प्रीफिक्सेस में। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सेकंड हमारे पास है क्वेश्चन 20 लाख। 20 लाख और वाट के साथ दिया हुआ है, वाट यूनिट है हमारे पास, और इसको हमने कन्वर्ट करना है किस में, प्रीफिक्सेस में। एक्सप्रेस करना किस में, प्रीफिक्सेस में। तो हमारे पास है 2 और हमने बेस 10 के साथ इसकी पावर लिख देनी है। हमारे पास अब कितनी ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 10 की पावर क्या आ गई, 6। अब हम दोबारा अगर प्रीफिक्सेस के यूनिट में जाएं तो 6 की पावर किसको शो करी है, मेगा को। तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं 10 की जगह पे मेगा वो। तो ये हमारे पास सिर्फ वाट यूनिट में था, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया प्रीफिक्सेस यूनिट के साथ। ये इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 52 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि उन्होंने कहा था कि हमें आंसर देना है प्रीफिक्सेस में, लेकिन यहाँ तो पहले ही प्रीफिक्सेस में ऐड किया हुआ है। तो अब हम इसे पहले सॉल्व करेंगे, पहले प्रीफिक्सेस को सॉल्व करेंगे फिर इसका आंसर देंगे। तो अब हमने 3 चीज़ों को डील करना है। हमारे पास है 52, 10 और kg। तो 52 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। हमारे पास हमेशा होना चाहिए कि एक डिजिट के बाद क्या आना चाहिए, पॉइंट आना चाहिए, डेसिमल पॉइंट आना चाहिए, क्योंकि हमने आंसर एक ही डिजिट के बाद देना है। तो अब हमने यहाँ पे एक पॉइंट लगाया है, तो इसका मतलब है यहाँ पे बेस 10 आ जाएंगे। जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या होता है, 1। तो हमने एक ही डिजिट मूव किया, तो एक ही बार हम क्या लिखेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाला 10 वैसे का वैसे आ जाएगा। और किलो, जैसे कि हम यहाँ पे जानते हैं कि किलो की पावर क्या होती है, 10 raised power -3। तो यहाँ पे 10 raised power -3 नहीं 3। उसके बाद ग्राम वैसे का वैसे। अब ये वैसे ही आ जाएगा। अब इन पावर्स को हम एक साथ लिख देंगे, 10 1 - 10 + 3। जब इसे आप सॉल्व करते हैं तो 10 - 1 9 हो गया। 9 में से ये 9 बड़ी रकम है और इसमें से 3 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 - 6 मल्टीप्लाई बाय 5.2। अब अगर हम प्रीफिक्सेस के टेबल में देखें तो 10 - 6 को क्या कहते हैं, माइक्रो। तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं माइक्रोग्राम। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डी 225 मल्टीप्लाई बाय 10 raised power -8 सेकेंड्स। अब हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, इसको भी हमने एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 225 2.2 डेसिमल, यानी कि हमने 2 डिजिट्स पॉइंट को क्या किया है, मूव करवाया। तो यहाँ पे हम 10 की पावर क्या लगा देंगे, -2।
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैसे का वैसे आ जाएगा -8 सेकेंड। तो 8 में से 2 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, -6 सेकेंड्स। सेम हमारे पास -6 जिस बेस की पावर हो तो उसे हम क्या कह सकते हैं, माइक्रोग्राम। तो हमारे पास यही आंसर आ गया 2.25 माइक्रोग्राम। सेकेंड न्यूमेरिकल है हमारे पास, हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेट टू ईच अदर। अब हमने इनका रिलेशन देखना है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि माइक्रो की वैल्यू क्या होता है। तो 1 माइक्रो किसके बराबर होता है, तो माइक्रो बराबर होता है, माइक्रो का सिंबल है इस तरह और इसकी पावर होती है -6, इसको हम माइक्रो कहते हैं। सेकेंड हमारे पास है नैनो, तो नैनो का सिंबल है स्मॉल है एंड इसकी पावर है -9। और पीको का सिंबल है P और इसके पावर है -12। इसको अगर हम सिंपली देखा जाए तो इन सब के दरमियान अगर 6 और 9 के दरमियान डिफरेंस देखें तो -3 का बनता है, और अगर 9 और 12 के दरमियान देखें तब भी इनके दरमियान डिफरेंस क्या बनता है, -3। तो अगर हम देखा जाए तो इसको हम इस तरह से सिंपली लिख सकते हैं, 1 माइक्रो इज़ इक्वल टू 10 रेज़ पावर -3। यहाँ पे हम नैनो लिख सकते हैं, और अगर 1 नैनो लिखें तो इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 नैनो 10 रेज़ पावर 3 इक्वल टू पिको। ये इसका है शॉर्ट आंसर। शॉर्टली अगर हमने इसको लिखना हो तो शॉर्टली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमने इसको इलेबोरेट करना हो तो हम इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे कि 1, ये हमारे पास आ गया शॉर्ट आंसर। अब हम इसको एलिब्रेट करेंगे कि ये आया कैसे था। तो 1 माइक्रो लिखेंगे हमारे पास 10 रेज़ पावर -6। तो मैथ का एक रूल है कि जब हम कोई वैल्यू अपनी तरफ से लिख रहे होते हैं तो उसको एक दफ़ा हम डिवाइड करते हैं और एक दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए 1000 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो इसको हम अगर बेस पावर के साथ लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3, क्योंकि इसके पास क्या है 3 3 0 है, तो इनके पावर्स क्या आ जाएगी 3 -6। अब जो भी रकम नीचे से ऊपर जाती है तो उसके साथ अगर वो पॉजिटिव हो तो वो नेगेटिव हो जाती है, और नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाती है। तो अब ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव -3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -6। अब माइनस माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। तो ये 9 बन गया, -3 और -6 इज इक्वल टू -9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 3। तो अब 9 जिसके पास हो तो उसे हम क्या कह सकते हैं, नैनो। जिसके पास पावर -9 हो तो हम उसे क्या कहते हैं, नैनो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नैनो, या फिर n भी लिख सकते हैं 10 की पावर 3। तो ये किसके बराबर हो गया, 1 माइक्रो के। तो ये आ गया जैसे हमने शॉर्टली लिखा था, 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर 3 नैनो। तो ये एक हमारे पास रिलेशन सॉल्व हो गया। अब हमने 1 माइक्रो को तो इक्वल कर दिया किसके, नैनो के। तो अब हमारे पास क्या रह गया, पिको। अब हमने पिको को भी माइक्रो के इक्वल करना है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 माइक्रो 10 रेज़ पावर -6। पहले उसके सारे सिंबल और वैल्यू लिख लेंगे। फिर जैसे कि हमने नैनो के लिए 1000 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया था, तो यहाँ पे हम 1 लाख के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 4 5 6, ठीक है, इसकी पावर 6 है तो यहाँ पे नीचे भी हमारे पास 6 zeros होना चाहिए। 2 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6। अब हम इस पावर में लिखेंगे तो यहाँ पे -6 ओवर -6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6। सेम उसी प्रोसेस के ज़रिए हम इसे भी करेंगे कि हमारे पास वैल्यू ऊपर आएगी तो ये हो जाएगी 10 रेज़ पावर -6 मल्टीप्लाई बाय -6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -6।
2। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो वैसे का वैसे मल्टीप्लाई बाय 10 -6 क्या हो जाएगा -12। तो अगर हम -12 को देखें प्रीफिक्सेस में तो -12 किसके बराबर है पिको के। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 10⁶ मल्टीप्लाई पिको। ठीक है, 10 की जगह पे हम क्या लिख देंगे पिको। तो 1 माइक्रो बराबर हो गया किसके 10⁶ पिको। अगर हम इक्वेशंस को देखें तो ये थी हमारे पास इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो गई इक्वेशन 2। तो दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइक्रो इक्वल टू 1 माइक्रो, क्योंकि दोनों को हमने माइक्रो से सॉल्व करवाया था तो इसलिए हमने लिखा 1 माइक्रो इक्वल टू 1 माइक्रो। और पहले ही इक्वेशन में हमारे पास आंसर आया था 10⁻³ नैनो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10⁻³ नैनो और इसका हमारे पास आया 10⁻6 पिको। तो हम कह सकते हैं कि हैंस 1 माइक्रो इक्वल है 10 की पावर n नैनो पावर 3 नैनो और ये इक्वल है किसके 10⁻6 पिको। तो ये रिलेशन क्या हो गया प्रूव हो गया। क्वेश्चन 3 हमारे पास है यूअर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। तो हमने फाइंड करनी है ग्रोथ रेट को हमने फाइंड करना है और हमारे पास गिवन डेटा है 1 मिलीमीटर पर डे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन डेटा हमारे पास जो फर्स्ट थिंग है वो है 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर को पहले हमने कन्वर्ट करना है मीटर में। तो जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन होते हैं कि हमने इसे 1000 के साथ क्यों डिवाइड किया। 1000 के साथ हमने इसलिए डिवाइड किया क्योंकि मीटर की जो वैल्यू होती है मीटर किसके बराबर होता है थाउजेंड्स के। ठीक हो गया, तो हमने इसलिए इसको यहाँ पे 1000 लिखा है। और डिवाइड क्यों किया, जब हम बड़ी से छोटी रकम की तरफ जाते हैं तब हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, और जब छोटी से बड़ी रकम की तरफ जाते हैं तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारे पास इसमें है तो हम इसको पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं कि 10, इसके पास 3 0 है तो इसकी पावर क्या आ जाएगी 3। तो इसको अगेन हम इस शक्ल में भी लिख सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाई बाय, जब डिवाइड वाली रकम मल्टीप्लाई में आएगी तो ये अगर पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर। ओके, तो सेकंड हमारे पास दिया हुआ है टाइम। तो ये हमारे पास गिवन डेटा में ये क्या है, ये हमारे पास था लेंथ ऑफ हेयर की लेंथ ऑफ हेयर। सेकंड हमारे पास गिवन है टाइम है 1 मीटर पर डे। पर डे का मतलब है एक दिन में उसकी जो लेंथ है वो 1 मिलीमीटर ग्रो कर रही है। तो 1 डे को हम मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि 24 आवर्स। 1 डे 24 आवर्स। अब हमने आंसर निकालना है नैनोमीटर पर सेकंड में, तो आवर्स में हमने आंसर नहीं निकालना। तो आवर्स को हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स, कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 86,400 सेकेंड्स।
तो ये हमारे पास दोनों का आंसर आ गया। लेंथ ऑफ हेयर का भी 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -3 मीटर, और टाइम का भी हमारे पास आंसर आ गया कि 86,400 सेकेंड। तो हम फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला इज इक्वल टू ग्रोथ इन लेंथ ऑफ हेयर। ग्रोथ लेंथ में थी तो लेंथ ऑफ हेयर जो हमारे पास आंसर निकला था वो हम ऊपर रखेंगे और डिवाइड कर देंगे गिवन टाइम के साथ। तो हमारे पास लेंथ ऑफ हेयर का जो आंसर, तो हमारे पास आंसर आया हुआ है, लेंथ ऑफ हेयर का आंसर है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -3 मीटर, और टाइम का हमारे पास क्या आंसर था 86,400 सेकेंड। तो हम इसको पुट कर देंगे फार्मूला में, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -3 मीटर और डिवाइडेड बाय 86,400 सेकेंड। जब हम इसको कैलकुलेटर पे आंसर निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.157 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -8 मीटर सेकेंड। सेकेंड ऊपर आएगा तो इसके साथ -1 आ जाएगा। अब हमने आंसर निकालना है नैनोमीटर पर सेकंड में, नैनोमीटर पर सेकंड में। तो हम ये जो डेसिमल पॉइंट होता है हम इसे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन पॉजिटिवली भी मूव करवा सकते हैं और नेगेटिवली भी मूव करवा सकते हैं। अगर डेसिमल पॉइंट को इस तरफ इस डिजिट की तरफ मूव करवाएंगे तो हमारे पास नेगेटिव आंसर आएगा, और अगर इस तरफ डिजिट मूव करवाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव पावर बेस में आ जाएगा। तो यहाँ हम इसको राइट साइड पे मूव करवाएंगे 11.57। अब हमने एक डिजिट मूव करवाया है तो हमारे पास इसका पावर आ जाएगी -1, और ये ऊपर वाला वैसे का वैसे मीटर पर सेकेंड। अब 8 -1 -8 इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर -9 मीटर पर सेकेंड, 11.57। तो अब हमारे पास 10 रेज़ पावर -9 है जो कि इक्वल होता है किसके, नैनो के। तो हमने जो फाइंड करना था आंसर किस में, नैनोमीटर पर सेकंड में। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1.4, री राइट द फ्लोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि हमने इसे साइंटिफिक नोटेशंस में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशंस का मतलब है कि हमारे पास आंसर जो होना चाहिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद क्या आना चाहिए, डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। तो ये डेसिमल पॉइंट के बगैर है तो हम इसे डेसिमल पॉइंट में पहले लेके आएंगे। अब डेसिमल पॉइंट को जब हम, अब इसमें यहाँ पे कहीं पे भी डेसिमल पॉइंट आपको नज़र नहीं आ रहा, तो जहाँ कहीं पे भी डेसिमल पॉइंट ना हो तो वो एंड पे मौजूद होता है। कहाँ मौजूद होता है, एंड पे। ये आप लोगों को याद रहना चाहिए कि जहाँ कहीं पे भी डेसिमल पॉइंट नहीं होता वो एंड पर मौजूद होता है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद क्या होना चाहिए, डेसिमल पॉइंट। तो हमने डेसिमल पॉइंट लगा दिया। उसके बाद जितने डेसिमल पॉइंट हमने मूव करवाया, अगर तो वो राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा तो पावर, हम बेस की पावर क्या आ जाएगी, इसकी पावर हमारे पास आ जाएगी पॉजिटिव। और अगर लेफ़्ट टू राइट मूव करवाएंगे तो वो क्या आ जाएगी, नेगेटिव में। तो हमने कितने डिजिट्स मूव करवाया है, 1 2 3, तो बेस की पावर क्या आ जानी चाहिए, 3, और ये वैसे का वैसे -27, 1.68। अब हमारे पास बेस एक जैसा है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 3 - 27। अब 27 बड़ी रकम है और उसके साथ माइनस है, तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -24। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन है 32 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 5। 32 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 5, ये हमारे पास सेकंड इस पार्ट का इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट गिवन नहीं है।
तो जहाँ पे गिवन नहीं होगा तो वहाँ क्या होगा, एंड होगा। तो यहाँ से डेसिमल पॉइंट मूव करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.2। अब हमने एक डिजिट मूव करवाया, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद एक ही पॉइंट पे क्या आना चाहिए, डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। हमने एक ही डिजिट मूव करवाया है तो हमारे पास बेस की पावर क्या आ जाएगी, 1, और ये वैसे का वैसे। अब बेस हमारे पास सेम है, इसको क्या कहते हैं, बेस। बेस हमारे पास सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 1 + 5 3.2, तो ये हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई आना है। 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की जो हमारे पास पावर्स हैं वो ऐड होने के बाद 1 + 6 क्या, 1 + 5 क्या हो जाएंगी, 6। यही इसका आंसर है। थर्ड हमारे पास इसका पार्ट जो है वो है 725 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 kg। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि इसमें भी हमारे पास डेसिमल पॉइंट गिवन नहीं है, तो कहाँ पे होगा, एंड पे। और पहले केक को हम जैसे कि जानते हैं कि जहाँ पे भी किलो हो तो किलो को भी हम बेस पावर में इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस नहीं आना, यहाँ पे जस्ट 3 आना है, क्योंकि किलो की पावर है 10⁻³ ग्राम्स। अब डेसिमल पॉइंट को मूव करवाएंगे तो ये हो जाएगा 7.25। 2 डिजिट्स मूव करवाया तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 2। हमने राइट टू लेफ़्ट मूव करवाया, राइट टू लेफ़्ट मूव करवाएंगे तो पावर पॉजिटिव होगी, लेफ़्ट टू राइट मूव करवाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने 2 डिजिट्स मूव करवाया, 2 नंबर्स मूव कराया, तो यहाँ पे 10 की पावर क्या आ जाएगी, 2। बाकी हमने वैसा का वैसा ही ऐड कर देना। अब बेस हमारे पास सेम है तो हमने पावर्स को क्या कर देना, ऐड कर देना। 2 - 5 प्लस 3, तो 5 - 2 = 3। 3 -3 और +3 क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो पावर क्या हो जाएगी, 0। अब जहाँ पे भी पावर 10 बेस की पावर क्या हो, 0 हो, तो वहाँ क्या होता है, 1, और 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम इसको इक्वली लिख सकते हैं 7.25 ग्राम। ये इसका क्या है, आंसर। उसके बाद हमारे पास इसका 4th पार्ट है डी, और ये हमारे पास है 0.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8। अब वही बात जो मैं आपको बता रही थी कि अगर हम राइट टू लेफ़्ट मूव कराएंगे तो पावर किस में आ जाएगी, पॉजिटिव में, और अगर लेफ़्ट टू राइट मूव करवाएंगे तो पावर किस में आनी चाहिए, नेगेटिव में। अब हमने कितने मूव करवाना है, 1 2, यानी कि डेसिमल पॉइंट गिवन है। डेसिमल पॉइंट को हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है बेस में। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2, यानी कि कितने डेसिमल पॉइंट मूव हुआ है, 1 2, तो इसकी पावर क्या आ गई। और राइट टू लेफ़्ट मूव हुआ है, तो डेसिमल पॉइंट राइट टू लेफ़्ट मूव हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, माइनस में डेसिमल पॉइंट लेफ़्ट टू राइट मूव हुआ है, लेफ़्ट टू राइट 1 2, तो -2 इसकी पावर आ गई, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8। 2 मल्टीप्लाई बाय, अब बेस एक जैसी है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, -2 -8, तो ये क्या हो जाएगा, 10 10⁻⁻10, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1.5, यानी 5th क्वेश्चन हमारे पास, राइट द फ्लोइंग क्वांटिटीज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें और जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है उसमें कोई फ़र्क नहीं है, इसमें बिल्कुल वैसा ही करना है हमने, कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है 6400 किलोमीटर। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं कि हमने डेसिमल पॉइंट में आंसर, यानी कि फर्स्ट डिजिट के बाद, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद क्या लाया ना, डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6.400 मल्टीप्लाई बाय
6.4 हमने लिख लिया, 6.4 और हमने कितने डिजिट्स मूव करवाए 1 2 3, तो हमारे पास पावर क्या आ जाएगी 10⁻³ किलोमीटर। बस यही इसका आंसर है, इसको इतना ज़्यादा एलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। और सेकंड हमारे पास है 3,80,000 किलोमीटर। इसको भी हम सिंपली हमने क्या करना है डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना है। यहाँ पे होगा हमारा डेसिमल पॉइंट 1 2 3 4 5, इसको मूव करवा के आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3.8। तो कितने डिजिट्स हमने मूव करवाया 1 2 3 4 5, तो ये हम लिख देंगे 10⁻5। राइट टू लेफ़्ट किया तो पॉजिटिव में हम पावर लिख देंगे, ये हमारे पास इसका आंसर है। इसके बाद हमारे पास है इसका सी पार्ट हमारे पास है 3,000 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास कितने ज़ीरो हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने 8 यहाँ पे हमारा होगा डेसिमल पॉइंट, तो डेसिमल पॉइंट को हमने कितना मूव करवाना है 8 पॉइंट। 3 मल्टीप्लाई बाय, पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड बस। और लेकिन हमारे पास इसका डी पार्ट है सेकेंड्स इन अ डे, सेकेंड्स इन अ डे, यानी एक डे में कितने सेकेंड्स होते हैं। तो हमने इसको पहले क्वेश्चन में भी हेयर वाले क्वेश्चन में भी हमने इसको सॉल्व किया था, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने इसे पहले सॉल्व किया था, लेकिन हम इसको दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, और एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60, और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60। जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 86,400, ठीक है। लेकिन अब हमने इसे लिखना किस में है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको इसका डेसिमल पॉइंट लगाएंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट होगा तो इसको मूव करवाएंगे इस तरफ, तो 8.64, और हमने कितने पॉइंट मूव करवाया 1 2 3 4, तो ये 10 की पावर कितनी आ जाएगी 4, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ गया। बस ये हमारे पास था क्वेश्चन 5। अब मूव करते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। 1.6 नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1.6, जो कि है ऑन क्लोजिंग द जॉज ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट टू इट्स मेन स्केल such that fourth division of its vernier scale coincides with one of the main scale division. Find its zero error and zero correction. तो सबसे पहले तो हम इसकी फिगर देख लेते हैं कि हमारे पास वर्नियर कैलिपर और स्केल की कि अगर तो हमारे पास मेन स्केल और मूवेबल जॉ जो हमारे पास वर्नियर स्केल है, अगर इन दोनों के ज़ीरोज़ आपस में मैच कर रहे हों, आपस में कंसाइड हों, यानी बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहे हों, तो इनके दरमियान कोई भी एरर नहीं होगा। लेकिन अगर ये लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ जाए तो इसमें एरर आ जाता है। तो एरर अगर हमारे पास आए तो फिर हमने उसको करेक्ट करना होता है। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास है गिवन डेटा वर्नियर डिवीजन कंसाइडिंग विद मेन स्केल, वर्नियर डिवीजन coinciding with main स्केल। तो ये हमारे पास गिवन है कि कितना कंसाइड करा हमारे पास फोर्थ डिवीज़न, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फोर्थ डिवीज़न, यानी कि जहाँ पे वो मैच कर रहा है वो फोर्थ पॉइंट है। तो मेन स्केल पे फिर हमारे ये कहाँ पे कंसाइड कर रहा होगा 0 पॉइंट, मेन स्केल
रीडिंग क्या आ रही होगी, 0.0 सेंटीमीटर। तो हमने इसमें फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फाइंड ज़ीरो एरर, एक तो हमने फाइंड करना है, सेकंड हमने फाइंड करनी है अगर हमारे पास एरर हो तो फिर हमने उसको करेक्ट करना है, यानी ज़ीरो करेक्शन भी हमारे पास होनी चाहिए। तो फार्मूला लगाएंगे हम, फार्मूला है हमारे पास ज़ीरो एरर जब भी होता है तो उसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो इसको हम फिर कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, वर्नियर स्केल था हमारे पास, वर्नियर स्केल पर जो रीडिंग थी हमारे पास 4 डिवीज़न थी, कितनी थी 4 डिवीज़न उसकी रीडिंग थी, 4 डिवीज़न रीडिंग। और हमारे पास मेन स्केल की जो रीडिंग थी वो थी हमारे पास 0.0 सेंटीमीटर। तो जब भी हम वर्नियर के स्केल पर जो रीडिंग लेते हैं वो हमारे पास हमेशा होनी चाहिए सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, लीस्ट काउंट से उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो लीस्ट काउंट की जो वैल्यू है हमारे पास है वो है 0.01 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं बता देती हूँ ये क्या है, लीस्ट काउंट की वैल्यू है 0.01 किसकी वैल्यू है, लीस्ट काउंट की, क्योंकि हमने डिविजन्स को आंसर देना होता है किसमें, सेंटीमीटर्स में। तो और हमारे पास अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हमारे पास क्या थी, ज़ीरो एरर किसके बराबर था हमारे पास, मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास थी, मेन स्केल की रीडिंग थी हमारे पास 4 डिवीज़न और मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास थी 0.0 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिख देंगे 0.0 सेंटीमीटर प्लस करना है हमने उसको जो हमारे पास 4 डिवीज़न थी वो वाली वैल्यू, तो वो हमारे पास है 0.04। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एरर है 0.04, क्योंकि वो 4th डिवीज़न पे कंसाइड कर रहा था, 0 के साथ कंसाइड नहीं कर रहा था, यानी उसके 4 डिवीज़न का उसमें डिफरेंस आ रहा था। तो ये पॉजिटिव में हमारे पास है। फिर हम इसे करेक्ट करेंगे, करेक्ट करने के लिए हम ज़ीरो करेक्शन लिखेंगे, ज़ीरो करेक्शन को हम Z.C भी लिख सकते हैं। तो अगर हमारे पास पॉजिटिव में है तो हम इसे 0.04 यानी कि इसमें जो ज़ीरो करेक्शन है अगर पॉजिटिव में होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव में। 0.04 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा आंसर। हमारे पास एरर क्या आ गया, पॉजिटिव में 0.04 सेंटीमीटर और करेक्शन क्या आ गई, माइनस में नेगेटिव 0.04 सेंटीमीटर। इसको इसी तरह से सॉल्व करना, ये आई होप आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है 1.7 क्वेश्चन है हमारे पास। स्क्रू गेज हैज़ 50 डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। The pitch of the screw gauge is 0.5 millimeter. What is its least count? हमने इसका least count फाइंड करना है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन 7 हमारे पास
गिवन डेटा हम लिखेंगे कि हमारे पास गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा। तो गिवन डेटा जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास गिवन डेटा है, स्क्रू गेज की पिच है हमारे पास, पिच ऑफ द स्क्रू गेज, और उसके बाद हमारे पास है नंबर ऑफ़ डिवीजन ऑन द सर्कल स्केल, हमारे पास कितनी है 50। तो ये दो चीज़ें हमारे पास क्या हैं, गिवन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्रू गेज पिच, हमारे पास इसकी पिच थी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पिच इज़ इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। सेकेंड हमारे पास क्या गिवन है, डिवीजन ऑफ नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, तो ये हमारे पास क्या गई है, 50 डिवीजन है हमारे पास, नंबर ऑफ डिवीजन जो हैं वो हैं 50। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, लीस्ट काउंट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फाइंड लीस्ट काउंट, ठीक है। लीस्ट काउंट को हमने फाइंड आउट करना है, तो हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमारे पास है लीस्ट काउंट किसके बराबर है, पिच ऑफ स्क्रू गेज और इसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ डिवीजन्स के साथ, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे फार्मूले में। जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हम हेडिंग देंगे कैलकुलेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोबारा से लिख देते हैं लीस्ट काउंट। तो हमारे पास पिच ऑफ स्क्रू गेज जो थी वो क्या थी, 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0.5 मिलीमीटर, और नंबर ऑफ़ डिवीजन हमारे पास कितनी है 50। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर, और लेकिन हमने आंसर देना है सेंटीमीटर में। तो 0.01 को हम डिवाइड कर देंगे 10 के साथ, क्योंकि सेंटीमीटर में कितनी डिवीजन होती हैं 10। तो यहाँ 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0। आप होप सो आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। यही हमारे पास क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1.8 विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें हमने बताना है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इनमें से कौन सी हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है 3.006। अब इसमें हमारे पास जो हैं सारे ही क्या काउंट होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स ही काउंट होंगे, क्योंकि ये प्लेस होल्डिंग ज़ीरो नहीं है, सारे के सारे काउंट होंगे इसमें। 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए इसमें। तो ये इस 3 में नहीं आते। हमने क्या करना है कि इनमें से देखना है कि इनमें से 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके हैं। तो ये भी 3 वाला नहीं हो गया। तो सेकंड हमारे पास है बी पार्ट में है 0.00309। अब ये हमारे पास हैं प्लेस होल्डिंग ज़ीरो, यानी कि ये काउंट नहीं होंगे, सिर्फ इसमें काउंट होंगे नॉन ज़ीरो डिजिट इसमें कौन से हैं, 309, यानी कि ये कितने हो गए 1 2 3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये क्या है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यानी कि 3 नंबर्स हैं जो कि सिग्निफिकेंट है। तो ये हमारे पास एक तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ जाता है, यानी कि ये है आंसर हमारा बी पार्ट, बी वाला, ठीक है। बी हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया किसके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या हमें क्या चाहिए थे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए। तो इसमें कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं।
सेकंड हमारे पास है 5.05। अब ये भी हमारे पास क्या काउंट होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगे। तो ये कितने हैं, 1 2 3। तो ये भी क्या हो गया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये हमारे पास एक तो ये आंसर हो गया यानी बी, और सी हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। तो सेकेंड हमारे पास डी ऑप्शन है हमारे पास, इसमें है कितने, मतलब पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। तो ये काउंट होगा ये, अगर तो वो हमारे पास राइट में आ जाते हैं यानी कि स्टार्टिंग में आते तो वो प्लेस होल्डिंग ज़ीरोज़ होते हैं यानी कि वो काउंट नहीं होते। लेकिन अगर वो पॉइंट के बाद आएंगे तो वो काउंट होंगे। तो इसलिए हम उसे कहेंगे, इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो ये कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। तो उसने कितना, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, उसने पूछा था कि कौन से इन चारों में से 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हमारे पास आंसर आ गया बी और सी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बी एंड सी हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, एस फॉर सिग्निफिकेंट और एफ फॉर फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यह अगला क्वेश्चन भी सेम उस जैसा ही है कि इसमें उसने बताना है कि उसमें उसने सिर्फ पूछा था कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और अब ये जो क्वेश्चन है 1.9 में वो पूछ रहा है व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। ये जो हमारे पास मेजरमेंट्स दी गई हैं इनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो पहला हमारे पास है ए पार्ट 1.009 मीटर। तो अब ये पॉइंट के बाद है, डेसिमल पॉइंट के बाद है, तो ये काउंट होंगे यानी कि ये स्टार्टिंग में नहीं है। तो ये क्या हो गया 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, नेक्स्ट पे चले जाएं तो हमारे पास देख नेक्स्ट है 0.00450। तो ये हमारे पास क्या आ गया कि हमारे पास कितने आ जाएंगे कि ये हमारे पास प्लेस होल्डिंग है यानी कि ये स्टार्टिंग में आ रहे हैं। तो स्टार्टिंग वाले हम काउंट नहीं करते, तो ये काउंट नहीं होंगे, ये काउंट होंगे 1 2 3। तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए हमारे पास, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया। अब ये तो पूरे के पूरे ही काउंट होंगे क्योंकि ये नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, इसमें तो ज़ीरोज़ का कोई लेना देना ही नहीं है। तो 1 2 3। तो ये भी कितने हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये इनके आंसर हैं। ठीक है, होप सो आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद हमारे पास ये हैं, तो ये भी सारे मतलब इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो इसमें हम सारे के सारे ही काउंट करेंगे 1 2 3 4। यानी कि यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ये भी हमारे पास आ गया आंसर। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉकलेट रेपर is 6.7 centimeter long and 5.4 centimeter wide, 5.4 centimeter wide है। Calculate its area up responsible number of significant figures। हमने इसमें चॉकलेट रेपर है हमारे पास 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग और 5.4 सेंटीमीटर वाइड है। उसको हमने कैलकुलेट करना है उसका एरिया, रीज़नेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही हमने उसे फाइंड आउट करना। तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर है 10। ठीक है, आ चॉकलेट रेपर इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड। कैलकुलेट इट्स एरिया, एरिया को हमने फाइंड आउट करना है अप टू द रीज़नेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हम इसको फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास है गिवन डेटा, क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम हेडिंग देंगे गिवन डेटा। गिवन डेटा हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ रेपर है हमारे पास, लेंथ ऑफ रेपर हमारे पास यानी कि I1 हमारे पास क्या है
6.7 सेंटीमीटर, 6.7 सेंटीमीटर। और विथ क्या है हमारे पास, यानी वाइड कितना है, वो विथ ऑफ रेपर हमारे पास है इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। विथ हमारे पास क्या थी, 5.4 सेंटीमीटर। ये बाद हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है एरिया, एरिया ऑफ रेपर हमने फाइंड करना है। अब सिर्फ एरिया भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे एरिया से ए, ठीक है। फार्मूला क्या लगाएंगे हम इसमें, फार्मूला हम इसमें लगाएंगे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ। हमने लेंथ को विथ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास I1 और I2 था, ठीक है। इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। 6.7 मल्टीप्लाई बाय 5.4, ठीक हो गया। जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 36.18 सेंटीमीटर क्यूब। होप सो आपको समझ आ गया होगा। इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहते हो या इसको और बेहतरीन अंदाज में चाहते हो कि मैं समझाऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच। तो इसको हम सिंपली 36 भी लिख सकते हैं, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।